हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल फाइन? सो आज का क्लास स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास, दैट इज़ ट्रेनिंग। देखिए, जो आज का हमारा क्लास है वो ट्रेनिंग के ऊपर होने वाला है। तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, वो सब हमने बेसिकली जान लिया और स्टेप इन रिक्रूट प्रोसेस भी जान लिया। तो अब देखिए, जो हमारा कैंडिडेट होता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट हो गया, मतलब कि अपॉइंटमेंट हो गया, तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब किसी भी कैंडिडेट को हम न्यू रिक्रूट कर रहे हैं, न्यू इंट्रेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उसको प्रॉपर्ली अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो जिस पर्पज़ के लिए हम उसको रिक्रूट किए हैं उसमें क्या होगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी। इसलिए हमारा ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी न्यू इंट्रेंट को क्या करते हैं, सेव करते हैं अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको रिक्रूट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उस जो न्यू इंट्रेंट होता है उसको हम सेव करते हैं, सो दैट वी गेट डिजायर्ड एफिशिएंसी फ्रॉम दैट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स। ओके, सो दैट्स वाई ट्रेनिंग इज़ most important to save a individual as per requirements. So come to the meaning of training. So SL Goel says training is, अब गोयल जी बता रहे हैं ट्रेनिंग क्या है। सो देखिए, ट्रेनिंग इज एन एक्शन प्रोसेस बाय विच कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सनल कैन बी इम्प्रूव्ड to meet the organizational need in terms of their knowledge, skill, attitude, requirement in performing organizational tasks and function within relatively short period of time। देखिए, अभी जो मैंने बताया आप लोगों को कि ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करे और ऑर्गेनाइजेशन में क्या करे, एफिशिएंसी दे। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड गोल है उसको फुलफिल करे विद इन द डिजायर्ड पीरियड। तो इसके लिए क्या है, हमें एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एस एल गोयल जी ने वही बताया है, सब कुछ डिफाइन कर दिया कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग इज एक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट कर सके, मतलब कि पूरा कर सके इन टर्म ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड रिक्वायरिंग परफॉर्मिंग और नेशनल टास्क एंड फंक्शन विद इन द डिजायर्ड पीरियड। तो हमारा क्या हुआ, एस एल गोयल के थ्रू ये ट्रेनिंग को डिफाइन किया गया है। नाउ सी विलियम जी टोरपे क्या डिफाइन किए हैं, उन्होंने डिफाइन किया कि ट्रेनिंग एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स इन एम्प्लॉयज़ फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दियर प्रेजेंट गवर्नमेंट पोजीशन एज वेल एज प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर गवर्नमेंटल पोजीशन। देखिए, विलियम जी टोरपी जी ने डिफाइन किया कि जो हमारा ट्रेनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंडिविजुअल के स्किल को, हैबिट को, नॉलेज को, एटीट्यूड को क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो जो गवर्नमेंटल पोजीशन को क्या करे, फुलफिल कर सके और फ्यूचर में, प्रेजेंट में करे और फ्यूचर में भी जो गवर्नमेंटल पोजीशन का रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल कर सके। तो हमारा हुआ ट्रेनिंग। नाउ सी अकॉर्डिंग टू अवस्थी एंड माहेश्वरी जी के द्वारा क्या बताया गया है ट्रेनिंग को, सेज दैट ट्रेनिंग इज ए वेल आर्टिकुलेटेड एफर्ट टू प्रोवाइड फॉर एन इंक्रीज्ड competence in public services by imparting professional knowledge, broader vision and correct patterns of behavior, habits and attitudes. It is or should be a continuous process in response to a continuously felt need. सी महेश्वरी जी ने, अवस्थी एंड महेश्वरी जी ने बेसिकली बताया कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, आर्टिकुलेटेड इफर्ट्स होता है। बेसिकली उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं उनमें हम एक प्रोफेशनल नॉलेज और ब्रोडर विजन, एक करेक्ट पैटर्न में उनका बिहेवियर को क्या करते हैं और एटीट्यूड को सेव करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। नाउ सी द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। सो the role of training for civil servants was thoroughly analyzed for the first time by assistant committee in its report of 1944 in the UK। देखिए, असिस्टेंट कमेटी का जो बना था अपना रिपोर्ट 1944 में दिया था। बेसिकली जो इनका रिपोर्ट था वो सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग और उसके रोल एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। तो देखिए क्या बोलते हैं, ऑन द objective of training, it stated in any large scale organization
एफिशिएंसी डिपेंड ऑन टू एलिमेंट्स। देखिए इनके रिपोर्ट में बताया गया कि कोई भी अगर लार्ज स्केल, देखिए अभी आप लोग को आगे चल के जब आएगा डिपार्टमेंट और सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस सब के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, इस सब के बारे में बताएंगे। तो अभी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बताया है असिस्टेंट कमेटी रिपोर्ट में कि जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ट्रेनिंग किस लिए ज़रूरी होती है। बेसिकली 2 एलिमेंट्स बताए हैं जिस पर ट्रेनिंग डिपेंड करता है। जो पहला होता है टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल टू डू द पर्टिकुलर वर्क अलॉटेड टू हिम, एंड लेस टेंजिबल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉर्पोरेट बॉडी डिराइव्ड फ्रॉम द कलेक्टिव स्पिरिट एंड आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ विच द बॉडी इज कंपोज्ड। देखिए जो असिस्टेंट कमेटी का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बेसिकली 2 एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा। तो 2 एलिमेंट कौन कौन से? पहला एलिमेंट है कि जो टेक्निकल नॉलेज होता है इंडिविजुअल का, उस पर डिपेंड करेगा। ताकि अगर टेक्निकल नॉलेज है तो तभी इंडिविजुअल क्या करेगा, जो उसको टास्क असाइन किया गया है, जो टास्क उसको अलॉटेड किया गया है उसको क्या करेगा, वो कंप्लीट कर सकेगा। तो ये तो हमारा पहला एलिमेंट हुआ। एंड सेकेंड वन इज बताया गया कि जो हमारा एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की टेंजिबल एफिशिएंसी होगा वो एज ए कॉर्पोरेट बॉडी होगा और कहाँ से डिराइव किया जाएगा, वो जो लोग होंगे ग्रुप के क्या होंगे, जो कलेक्टिव स्पिरिट से और इंडिविजुअल के आउटलुक से। और ट्रेनिंग मस्ट हैव रिगार्डेड टू बोथ एलिमेंट्स। द 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर। आप देखिए जो असिस्टेंट कमेटी के अकॉर्डिंग 5 रिपोर्ट के सब 5 ऑब्जेक्टिव हैं ट्रेनिंग के, उसको यहाँ पे दिया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस ए सिविल सर्वेंट हु कैन ट्रांजेक्ट हिज बिजनेस विद प्रिसीजन एंड क्लियरिटी। ट्रांजेक्ट्स हिज बिजनेस का मतलब होता है कि जो उनकी ड्यूटी जो साइन होती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अच्छे से क्या करे, परफॉर्म करे, इसको बोला जाता है। तो और उसको कैसे करे, प्रिसीजन एंड क्लियरिटी से परफॉर्म करे अपनी ड्यूटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दैट्स वाई ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये है ऑब्जेक्टिव। सेकेंड देखिए टू अट्यून द सिविल सर्वेंट टू द टास्क ही इज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। द सिविल सर्विस मस्ट कंटिन्यूसली एंड बोल्डली एडजस्ट इट्स आउटलुक एंड इट्स मेथड टू द न्यू नीड्स ऑफ न्यू टाइम्स। और ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि वो न्यू टास्क जो आ रहे हैं डे बाई डे, अलग से अलग उनको क्या मतलब चैलेंजेस मिलेंगे गवर्नेंस प्रोसेस में, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्यून किया जा सके कि वो उसको अच्छे से कर सकें। थर्ड वन इज टू मेक द सिविल सर्वेंट कम्युनिटी कॉन्शियस। देखिए टू मेक द सिविल सर्वेंट कम्युनिटी कॉन्शियस मतलब कि बेसिकली वो जो पब्लिक सर्वेंट के हैं उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। तो बेसिकली उनका फंक्शन होता है जो कम्युनिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को, इंटरेस्ट को समझे और उसको फुलफिल करे, यही इसका मतलब होता है टू मेक द सिविल सर्वेंट कम्युनिटी कॉन्शियस। फोर्थ वन देखिए टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट फॉर हायर वर्क एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए और ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि उनमें क्या हो, कैपेसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्डअप किया जा सके कि वो हायर वर्क को एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। फिफ्थ वन इज टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ द सिविल सर्वेंट, और जो उनकी सिविल सर्वेंट के मोरल को इम्प्रूव किया जा सके ट्रेनिंग के द्वारा। एंड नाउ देखिए फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमेटी रिपोर्ट। और देखिए कुछ और हैं 5 ऑब्जेक्टिव जो दिया गया था उसके अलावा कुछ और दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव जो ट्रेनिंग के हैं, उसको आप असिस्टेंट कमेटी रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टू मेक अप फॉर द डेफिशिएंसीज ऑफ न्यू एंट्रेंस टू द सिविल सर्विसेज। और देखिए जो सिविल सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है उसको क्या करेगा, फुलफिलमेंट करने के लिए। टू ब्रॉडन द विजन एंड आउटलुक ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, टू प्रमोट इंटेग्रिटी इन द सिविल सर्वेंट, टू प्रमोट स्पिरिट द कॉप्स ऑफ द इन द एम्प्लॉई, मतलब कि टीम स्पिरिट को बिल्ड करना, इंटेग्रिटी वगैरह को क्या करना, बनाए रखना। तो ये सब तो क्या है, बेसिकली आप ट्रेनिंग की पर्पज़ है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए साइमन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स हैव गिवन particular urgency to the training of civil servant in developing countries। अब देखिए हर्बर्ट ए साइमन ने बताया कि बेसिकली 3 फैक्टर है जो ट्रेनिंग के लिए क्या है, ट्रेनिंग जरूरी है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो देखिए 3 फैक्टर्स क्या बताए हैं, 1 2 3। फर्स्ट वन इज द नीड फॉर इनोवेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम्स। देखिए बताया कि जो हमारे सोसाइटीज़ में जो भी डिमांड्स होंगे उनके और जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको क्या करें, मीट कर सके और जो इनोवेशन कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग क्या है, ज़रूरी है। सेकेंड वन इज देखिए द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट टास्क एंड ड्यूटीज़। अब देखिए जो गवर्नमेंट टास्क एंड ड्यूटीज़ में क्या होते हैं, मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं, मल्टीपल ड्यूटियाँ जाते हैं, तो उसको क्या करें, अच्छे से परफॉर्म कर सके।
थर्ड वन इज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर, और जो स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है उसको क्या कर सके, कम कर सके। तो बेसिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव इन रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट्स according to assistant committee report as well as according to Herbert S. Simons. Now I will cover types of training. Basically talking about types of training is two types, that is informal type of training, second one is a formal type of training. If we talk about informal type of training is that real actual process में हम जो मतलब कि एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स दैट अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और ड्यूटी के दौरान हम किसी अपने सीनियर के थ्रू अगर कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं या तो ट्रेनिंग पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग। और वेयर एज फॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, एक वेल मैनर्ड में, वेल प्लान में, वेल स्ट्रक्चर्ड में जो ट्रेनिंग को क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, उसको बोलते हैं फॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर लेमन में बात करूँ तो आप लोग को पता होगा, जैसे हमारे सिविल सर्वेंट क्या होंगे, सिलेक्ट होते हैं तो लबासना में जाते हैं फाउंडेशन के लिए, फिर अलग अलग टाइप के जो IAS IPS होंगे अपने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग पाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा फॉर्मल टाइप ट्रेनिंग हुआ। तो इस फॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग के बाद वो क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, पोस्टेड होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होते हैं, एज ए डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट नहीं बनते, कुछ पहले क्या होंगे DM, जो सीनियर DM के अंडर में काम करते हैं। तो उसके काम के दौरान जो चीज़ें सीखते हैं वो क्या होगा, इनफॉर्मल टाइप का ट्रेनिंग हुआ। तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग क्या होता है। आइए उसको अब डीप में एक जो टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया है, उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग में पढ़ते हैं। सी बेसिकली ट्रेनिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ इनफॉर्मल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल ट्रेनिंग. So informal training means learning the work by actually doing works under the guidance of senior officers. I have told you that it is a training by experience or learning by trial and error methods. The trainee acquires administrative skill in the course of actually doing the work, that is through practice. It is also called on job training, OJT. एक टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा, OJT. अगर कोई भी वर्किंग होगा तो उसको पता होगा कि OJT क्या बोला जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि आपको ट्रेनिंग के दौरान, जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग मिले उसको बोलते हैं OJT. दिस हैज़ बीन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इन द वर्ल्ड ऑफ A.D. गोरवाला, ए गुड कलेक्टर्स हाउस वाज ऑब्टेन अ सेकेंड होम टू यंग असिस्टेंट कलेक्टर्स. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए. बेसिकली पूछा जाता है, A.D. गोरवाला जी हैं, इन्होंने एक बताया कि जो गुड कलेक्टर का हाउस होगा वो क्या होगा, यंग असिस्टेंट कलेक्टर के लिए क्या होगा, एक ट्रेनिंग सेंटर मान सकते हो उसको, सेकेंड होम मान सकते हो, सेकेंड होम टू यंग असिस्टेंट कलेक्टर का. इन्होंने बताया कि एक गुड कलेक्टर का हाउस क्या होगा, सेकेंड होम होगा एक यंग असिस्टेंट कलेक्टर के लिए. बेसिकली ये देखिए टर्म अगर देखें तो OJT से रिलेट है. ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, जो बेसिकली जो ADM बोलते हैं, आप लोग को अगर सिंपल में समझाऊँ तो ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कभी कभी जो न्यू IAS आता है तो क्या होगा, किसी DM के अंडर रहता है तो उसको एज ए ADM बना देते हैं. तो वो क्या करेगा, वो इसके DM के अंडर में अपना ट्रेनिंग लेता रहेगा और चीज़ों को समझेगा, अच्छे से कार्यभार संभालेगा, और कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, DM हो जाएगा. तो ये रहा हमारा इनफॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेनिंग. और गोरवाला जी का ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है. और ये बेसिकली बहुत ही यूनिक स्टेटमेंट है, आप लोग को याद भी होना चाहिए. और A.D. गोरवाला जी का रिपोर्ट है कि उन्होंने बताया कि जो एक गुड कलेक्टर का हाउस होता है वो सेकेंड हाउस होता है यंग असिस्टेंट कलेक्टर के लिए. नाउ अब फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं. So formal training on the other hand is imparted on orderly manner through pre-arranged and well-defined course under expert guidance and supervision. It consists of the following types. अब देखिए जो बात यहाँ की जाएगी वो है फॉर्मल ट्रेनिंग की बात की जाएगी, और फॉर्मल ट्रेनिंग को क्या क्या नाम दिए गए हैं उसको बेसिकली समझेंगे, और उसमें क्या चीज़ें किया जाता है, क्या कैसे ट्रेन किया जाता है उसको बेसिकली देखेंगे. तो देखिए जो हमारा पहला फॉर्मल ट्रेनिंग है उसको बोला जाता है प्री एंट्री ट्रेनिंग. देखिए जैसा इसका नाम है प्री एंट्री ट्रेनिंग, आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि एंट्री से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोला जाता है प्री एंट्री ट्रेनिंग. सी दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू दोज कैंडिडेट हु एस्पायर टू इंटर इनटू पब्लिक सर्विस इन नियर फ्यूचर्स. देखिए उन कैंडिडेट को दिया जाता है जिनका मतलब कि
डिज़ायर होता है कि हमें सिविल सर्वेंट पे जाना है फ्यूचर में। इन अदर वर्ड्स इट रिफर टू वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस इम्पॉर्टेड इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन यूएसए इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिस। इन इंडिया इट इज़ प्रीवेलेंट ओनली इन राजस्थान सिंस 1960। इन दिस स्टेट the holders of the junior diploma course in secretariat and business training are being recruited directly and upper division clerks। देखिए, अगर इनफॉर्मल मैं बताता हूँ आपको, तो प्री एंट्री ट्रेनिंग क्या होता है कि यूएसए में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम किया जाता है। उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में बेसिकली जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और उनको एक अप्रेंटिस कराया जाता है। एज ए मतलब कि इंटर्नशिप कराया जाता है, उस चीज़ों को जान सके प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें होता है। मतलब उनका देखिए, वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो सिविल सर्वेंट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, बट उनको एज ए सिलेक्ट किया जा रहा है इंटर्नशिप के लिए। तो ये भी एक क्या हुआ, एक प्री एंट्री ट्रेनिंग ही हुआ। इससे क्या हुआ, प्री एंट्री ट्रेनिंग से हम अपने जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, फ्यूचर में जो सिविल सर्वेंट बनेंगे उनको हम पहले से अच्छे गाइडेंस में क्या दे, ट्रेनिंग दे। और क्या हो, इससे क्या होगा, उनको वो इंस्पायर्ड हो गए कि अपने फ्यूचर में हम सिविल सर्वेंट बने और अच्छा सिविल सर्वेंट बनेंगे, क्योंकि उनको आइडिया सब पहले से रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली राजस्थान में एक होता है कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स इन सेक्रेटरीट में, जूनियर डिप्लोमा कोर्स इन सेक्रेटरीट और एंड बिजनेस ट्रेनिंग। तो इसमें भी क्या होगा, उनको एक इंटर्नशिप कराया जाता है सेक्रेटरीट वगैरह में, ताकि वो फ्यूचर में अपने सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसमें क्या चीज़ें होता है, कैसे होता है, उसको जान सके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग का टाइप है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन की बात की जाए तो आप लोग को आइडिया होगा कि ओरिएंटेशन क्या होता है। बेसिकली अगर कोई चीज़ आप बोला जाता है ना कि इनको लेके जाइए, ओरिएंट करा दीजिए इस चीज़ से, तो बेसिकली होता है कि एक मोटा तौर पर समझे कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया जाना होता है। तो अगर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, सिविल सर्वेंट को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या होगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि उनको आइडिया लग सके कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, उसका वर्क कल्चर क्या है, सब चीज़ों की आइडिया लग सके। तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। बेसिकली ये क्या करता है, ओरिएंटेशन कोर्स देता है किसको, सिविल सर्वेंट को, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये राइट डाउन कर लीजिए, कभी कभी पूछता है कि इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कहाँ पे है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में है। ये बेसिकली ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है सिविल सर्वेंट को, बेसिकली उनको जो कि फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। एंड थर्ड वन इज देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग, देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग की बात करें तो ये भी एक जस्ट लाइक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ही बोल सकते हो, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑन एंट्री ट्रेनिंग। देखिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी क्या है, ऑन एंट्री, मतलब कि जो कैंडिडेट एंट्री पा चुका होगा सिविल सर्विसेज में उसकी कराई जाती है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन क्या है कि जनरल इंट्रोडक्टरी टाइप का होता है। बट अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन क्या होता है, डीप में होता है, डीप में होता है और जॉब ओरिएंटेड होता है। बेसिकली जिस जॉब के लिए वो हमारा सिविल सर्वेंट रिक्रूट किया जाएगा उसके लिए स्पेसिफिक फोकस के थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। सी लाइक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ ऑन एंट्री ट्रेनिंग। जैसे कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी क्या है, सिविल सर्वेंट जो एंट्री पा जाता है उसको कराया जाता है, वैसे इंडक्शन ट्रेनिंग भी उन सिविल सर्वेंट को कराया जाता है जो सिलेक्ट होते हैं। बट क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या है, हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी टाइप का है, वेयर एज हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, जॉब स्पेसिफिक जॉब सेंटर्ड फोकस एंड इंक्लूड्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन टू एक्सीलरेट द लर्निंग प्रोसेस अबाउट द बेसिक ऑफ वर्क, its content, drafting, procedures, rules and regulation and so on. Thus it goes beyond orientation training which is a type of general introductory employment. देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग तो हमारा जॉब सेंटर्ड है और इसका पर्पज़ होता है कि हम जो भी न्यू इंटरेंट होंगे उनको एक्सेलरेट करें, बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में एक्सेलरेट करें, ताकि वो जल्दी से अपने वर्क कल्चर को, वर्क कंटेंट को समझ सके और एफिशिएंटली काम कर सके। नेक्स्ट वन इज इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग, देखिए इन सर्विस ट्रेनिंग क्या है, जैसे कि प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है वो ऐसा नहीं है। क्या है इन सर्विस, मतलब कि सर्विस में आने के बाद जो ट्रेनिंग की जाती है, एक तो होता है जैसे कि वो सिलेक्ट होने के बाद कुछ ट्रेनिंग चलती है तो उसको बोला जाता है ऑन एंट्री ट्रेनिंग, मतलब एंट्री पाने पर जो ट्रेनिंग होता है। बट सर्विस में घुसने के बाद कुछ जॉब के बाद बीच बीच में कुछ ट्रेनिंग होते हैं लोगों की, तो उसको बोलते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग। बेसिकली जो कैंडिडेट होते हैं आफ्टर दियर एंट्री इनटू द पब्लिक सर्विसेज उनको कराया जाता है इन सर्विस ट्रेनिंग। एंड इट स्टिमुलेट देम टू मेक दियर बेस्ट इफर्ट्स एंड टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस। इट टेक द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम्स।
अब देखिए इन सर्विस ट्रेनिंग में कुछ दिए गए हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग कराए जाते हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सब जो चीज़ें अभी बताया जा रहा है उसको अच्छे से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली मैचिंग में आता है, इधर दे देगा इंडक्शन ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, ऑन एंट्री ट्रेनिंग, तो इसको आप लोग को इधर उसके थोड़ा सा कीवर्ड दे देगा, उसको आपको मैच कराना होगा। तो अगर एक क्लियर होगी, कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी, तभी आप लोग कर पाएंगे MCQ, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सर्विस ट्रेनिंग के देखिए कुछ टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है इन सर्विस ट्रेनिंग में वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अब जो हम सारे ट्रेनिंग आएंगे उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ये तो बहुत ही मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आ सके आपके एग्जाम में। सी फर्स्ट वन इज अ वेस्टिबुल ट्रेनिंग। सो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉलोड बाय इंस्पेक्शन ट्रिप टू द डिपार्टमेंट्स एंड फील्ड स्टेशन टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड नॉलेज टू द एम्प्लॉई। देखिए क्या होता है कि इसमें वेस्टिबुल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या कराया जाएगा, इसमें सीरीज ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या होगा कराया जाएगा, मतलब कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, इसको बोला जाता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जिसमें कि पहले तो थ्योरी दिया जाएगा फिर कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ये क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉलोड बाय इंस्पेक्शन ट्रिप टू द डिपार्टमेंट एंड फील्ड स्टेशन के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा। सी इट कंबाइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्विसेज इंडिया आर इम्पॉर्टेंट टू दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया गया है। तो अगर इन शॉर्ट आप लोग को बताया तो अगर वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होगा, लेक्चर्स मतलब कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, इतना आपको आइडिया है तो आप वेस्टिबुल ट्रेनिंग के जो MCQ आएगा उसको आप एग्जैक्टली राइट कर दोगे। अगर तो कीवर्ड में अगर जानना चाहोगे तो इसको समझ लो इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉलोड बाय इंस्पेक्शन ट्रिप्स। नेक्स्ट वन देखिए सर्कुलर ट्रेनिंग। सर्कुलर ट्रेनिंग जैसे देखिए इसका नाम वैसा काम भी है, सर्कुलर ट्रेनिंग। सी देखिए जैसा इसका नाम होता है सर्कुलर ट्रेनिंग वैसा काम भी है। सर्कुलर मतलब कि सर्कुलेट होता रहेगा, वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट है। तो अगर हम आपको बताया कि अगर देखिए जो हमारा IAS होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, फर्स्ट अगर वो आता है तो पहले एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, एक डिपार्टमेंट में वहाँ रहेगा, फिर उसको क्या होगा कुछ टाइम के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट पे एज ए सर्कुलर प्रोसेस में उसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, मतलब भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ के वर्क कल्चर को एक्सपीरियंस ले, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक्सपीरियंस करे, ताकि डिफरेंट टाइप आपके जो वर्क असाइन होंगे वो उसको परफॉर्म कर सकें। सी इट इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंट रीअसाइनमेंट टू डिफरेंट डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सर्कुलर ट्रेनिंग में क्या होगा, रीअसाइनमेंट टू डिफरेंट डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना अगर आपको आइडिया है कि सर्कुलर ट्रेनिंग में क्या होता है, रीअसाइनमेंट टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट क्या है डिपार्टमेंट्स है, उसमें क्या होगा किसी भी सिविल सर्वेंट को असाइन किया जाएगा। रीअसाइन मतलब रीअसाइन मतलब कि कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी इस डिपार्टमेंट, कभी इस डिपार्टमेंट, कभी इस डिपार्टमेंट में। तो ये क्या होगा, हमारा एक सर्कुलर ट्रेनिंग ही हुआ। उससे क्या होगी कि जो हमारा सिविल सर्वेंट होगा उसको वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। सी दिस मेथड इज यूज टू ट्रेन द प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट इन इंडिया। प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट मतलब जो स्टेट PCS के कैडर के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका कराया जाता है सर्कुलर ट्रेनिंग। सी द न्यू इंट्रेंट इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू सिट अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड वॉच द ऑपरेशन। Like this, he is attached to all the departments of the district administration one by one. This is followed by simple assignment. As he gains experience, he is given more complicated assignment. Next देखिए है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग से आप लोग को अगर आइडिया होगा तो पता होगा, जैसे कुछ जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं काफ़ी टाइम सर्विस के बाद भी कुछ उनके कोर्स कराए जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग कराए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको रिफ्रेश मतलब कि क्या हो, जो ट्रेनिंग की है उनको फिर से क्या हो, रिफ्रेश हो जाए, तो उसको बोला जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी में समझे तो बताता हूँ। देखिए इट एम एट इनेबलिंग द एम्प्लॉयज़ टू रिफ्रेश एंड अपडेट देयर नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। देखिए अगर कुछ क्या होता है, कुछ कभी कभी टेक्निकल चीज़ों का एंट्री होता है और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ से हैंडलिंग करने के लिए तो क्या होगा, जो मतलब कि एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। बेसिकली रिफ्रेशर ट्रेनिंग का पर्पज़ होता है कि उनको नॉलेज को क्या करें, अपडेट कराया जाए, मतलब जो मॉडर्न सिनेरियो में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो, अपने आप को अपडेट करे। इसको लिए क्या है, हमारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थ्रू
periodical refresher courses. The employees are exposed to the recent developments and latest technique in their functional areas. Since 1985, it has been made compulsory for all the IAS officer of all levels to attend the 1 week refresher training program conducted by the लवासना नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। लवासना में देखिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में कब 1985 के बाद क्या किया, एक कंपलसरी बना दिया गया सारे आईएएस के लिए कि 1 वीक का रिफ्रेशर ट्रेनिंग वो करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है रीट्रेनिंग। रीट्रेनिंग का मतलब आप लोगों को जैसा इसका नाम है कि दोबारा से ट्रेनिंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको फिर से हटा दिया गया है, ऐसा नहीं होता। उनमें तो आगे जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क आते हैं या तो कोई भी ड्यूटीज उनका एक्सपेंड होता है तो उसको अच्छे से परफॉर्मेंस के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो उसको बोला जाता है रीट्रेनिंग। सी इट इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन इन अ न्यू फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन और एन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन द ओल्ड फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाउ पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग का देखिए मतलब होता है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉई हमारा सर्विस में है, सर्विस में काम कर रहा है, उसके बाद अगर वो क्या होता है उसको स्टडी लीव मिलता है। देखिए स्टडी लीव सभी को नहीं दी जाती, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट को दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट को मैनेजमेंट लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनके एम्प्लॉय को क्या मतलब उनको ग्रांट किया जाता है, लोअर लेवल को बेसिकली नहीं दिया जाता है स्टडी लीव। तो वही क्या होता है हमारा पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग होता है। बेसिकली इसका पर्पज़ होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने क्या हो स्किल को क्या करे अपडेट कर सके, कोई भी मतलब स्पेशल कोर्स चल रहा है तो उसको क्या कर सके वो फुलफिल कर सके और अपने कैपेबिलिटी को वाइडन कर सके, अपने माइंड को क्या कर सके इम्प्रूव कर सके। तो ये होता है हमारा पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। सी अनलाइक इन सर्विस ट्रेनिंग इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब, इट एम्स एट ब्रोडेनिंग द जनरल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। सिंस 1961 देखिए 1961 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रांटिंग स्टडी लीव टू सिविल सर्वेंट फॉर अंडरगोइंग स्पेशल कोर्स विच इज़ कैपेबल ऑफ वाइडनिंग द एम्प्लॉयज़ माइंड इन इम्प्रूविंग हिज एबिलिटी। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। सी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग क्या है, देखिए जैसा इसका नाम है शॉर्ट टर्म तो मतलब बहुत छोटा ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा ट्रेनिंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में बेसिकली कुछ कोर्सेस ट्रेनिंग ऐसे होते हैं जो वीक अप होते हैं या तो मंथ के होते हैं, तो उनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। वेयर इज लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में क्या होगा, जैसे 6 मंथ एंड 1 to 2 years या 3 years ऐसे टाइप का अगर ट्रेनिंग होंगे तो उनको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 years की होती है, तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल एंड सेंट्रल ट्रेनिंग। देखिए डिपार्टमेंटल एंड सेंट्रल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को विद इन द डिपार्टमेंट कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग। और ऐसे कोई ट्रेनिंग है जो सेंट्रली क्या होगा सेंट्रली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे तो उसको बोला जाता है सेंट्रल ट्रेनिंग। और डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग का एग्जांपल अगर आप लोग को बताऊँ तो जैसे आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, मान लीजिए आप किसका एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, एमओडी में हो, और एमओडी के जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे वो क्या करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसी में मतलब अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए। और कौन करेगा, वो सीनियर ऑफिसर होगा या तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होगा, वो कंडक्ट करा रहा है और जो होंगे कुछ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग। वेयर एज सेंट्रल ट्रेनिंग जैसे कि लवासना है हमारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी में, वो अगर सेंट्रलाइज कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा है उसमें सारे डिपार्टमेंट के मतलब कि कंट्रीज के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, वहाँ सेंट्रली क्या होंगे ट्रेनिंग लेंगे तो उसको बोला जाता है सेंट्रल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है स्किल एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग। सी स्किल एंड बैकग्राउंड ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे अगर स्किल ट्रेनिंग की बात करें कि कुछ मतलब देखिए डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया जाता है कि ताकि वो अपने जो टेक्निक्स होता है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, मेथड्स को सीख सके, तो उसको बोला जाता है स्किल ट्रेनिंग। मतलब कि बेसिकली स्किल ट्रेनिंग में क्या होगा, स्पेसिफिक स्किल को क्या होगा इम्प्रूव किया जाएगा। जैसे कि हमारे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के एम्प्लॉय होते हैं, उनको ऑडिट लॉ रूल्स एंड प्रोसीजर में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनका स्किल अपग्रेड हो सके, तो उसको बोलते हैं स्किल ट्रेनिंग। और बैकग्राउंड ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जनरल ओवरव्यू अगर उनका ट्रेनिंग कराया जाए कि इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको बोला जाता है बैकग्राउंड ट्रेनिंग। जैसे कि हमारा लवासना में फाउंडेशन कोर्स होता है सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए 4 month का, तो हमारा क्या होता है बैकग्राउंड ट्रेनिंग।
सी ऑन द अदर हैंड इट मीन्स फॉर ब्रोडेनिंग द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉय बाई हेल्पिंग हिम टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज जॉब। तो बैकग्राउंड ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, उनको जो माइंड का थिंकिंग की जो विजन होती है उसको क्या कराया जाता है, वाइडन कराया जाता है। नाउ सी द टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। अब बेसिकली देखिए हमने ट्रेनिंग की बात कर ली है कि ट्रेनिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग होते हैं, उनके नाम हमने पता चल गए, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सब पता चल गए। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स। बेसिकली क्या टेक्निक्स लगाए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। सी अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो बेसिकली होता है मेथड्स। क्या क्या मेथड्स उपयोग में लाए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। तो पहला हमारा है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड्स बेसिकली क्या है, टेक्निक्स है ट्रेनिंग का। तो जैसा कि इसका नाम है लेक्चर मेथड, तो इसमें क्या होगा चीज़ें देखिए, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग। इट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग ऑफ लेक्चर्स बाय सीनियर एकेडमिशियन एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स। दिस लेक्चर इनलाइटन द ट्रेनिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। तो लेक्चर मेथड जैसा ही इसका नाम है वैसा आप इसका काम। लेक्चर में क्या होगा, बेसिकली जो सीनियर ऑफिसर होगा, सीनियर एकेडमिशियन होगा, एकेडमिशियन, वो क्या होगा, सीरीज ऑफ लेक्चर क्या करेगा, देगा ऑन द वेरियस कंटेंट, मतलब जॉब कंटेंट जो होगा उस पर देगा एज पर रिक्वायरमेंट। जो चीज़ें रहेंगी प्रोग्राम में उस पर क्या देगा, लेक्चर देगा। सेकंड है सिंडिकेट मेथड। सिंडिकेट मेथड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है मैचिंग में। बेसिकली सब मैचिंग में आएगा, अकेले नहीं आएगा, सिंगल नहीं आएगा, 2-3 जैसे होगा। लेक्चर मेथड दे देगा, सिंडिकेट मेथड दे देगा, एंड केस स्टडी मेथड दे देगा, इंसिडेंट मेथड दे देगा, और इस साइड बेसिकली उसके कीवर्ड दे देंगे कि किसमें क्या होता है, आपको मैच करना है। तो ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन है। सिंडिकेट मेथड देखिए, फर्स्ट टाइम सिंडिकेट मेथड्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हेनले ऑन थेम्स यूके में, वहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है सिंडिकेट मेथड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हेनले ऑन थेम्स इन द यूके। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे ग्रुप ऑफ 2 to 4, मतलब कि 3 to 5 या जितने भी इसके बीच क्या होंगे, जो हमारे ट्रेनी होंगे उनमें उनको क्या किया जाएगा, एक स्टडी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, स्टडी प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, और वो उस सारे ग्रुप के मेंबर क्या होंगे, इन डेप्थ में उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और स्टडीज करेंगे। और वो जो 3 से 5 जो ट्रेनी रहेंगे वो किसी एक फैकल्टी मेंबर के अंडर गाइडेंस काम करेंगे। तो इसको बोला जाता है पार्टिसिपेटिव टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, नॉलेज गैदरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए स्टडी प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, सारे जो 3 to 5 मेंबर होंगे सारा इन डेप्थ नॉलेज में गैदर करेंगे, और जो प्रॉब्लम एराइज होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसको बोला जाता है नॉलेज गैदरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्या होता है, पार्टिसिपेटिव टेक्निक होता है। See, this method of training originated the Administrative Staff College Henley on Thames in UK. It involves assignment of study project to a small group of 3 to 5 trainees, and the group is required to make in-depth study of that subject under the guidance of faculty member. Thus, it is a participative technique. The syndicate are 2 kinds: knowledge gathering and problem solving. Second one is case study methods. केस स्टडी मेथड्स देखिए, इसमें क्या होगा, जो स्पेसिफिक केस होगा उस केस को दे दिया जाएगा ट्रेनी को, और उस पर क्या करेगा, जो ट्रेनी होगा वो इन डेप्थ में एनालिसिस करेगा और अपना जो भी फाइंडिंग होगा उसको बताएगा। सी इट इन्वॉल्व्स अंडरटेकिंग एन इंटेंसिव एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाई अ नरेशन ऑफ एक्चुअल केसेस बाई पर्सन हु हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द केस अंडर द स्टडी। दिस इज फॉलोड बाई अ ग्रुप डिस्कशन अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ फैकल्टी मेंबर। दिस टेक्निक इनहेंसेस द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो देखिए केस स्टडी मेथड में क्या होगा, जैसे कोई भी केस हुआ है जो उस केस को एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो जो मेंबर्स होगा वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, नरेट करेगा ग्रुप में, और लोग क्या करेंगे, उससे गाइडेंस मिलेगा उनको उस केस के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का हमारा मेथड्स हुआ ट्रेनिंग का। नेक्स्ट है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड्स, सी अंडर दिस सिस्टम द ट्रेनी आर फर्स्ट provided with facts relating to the administrative problems and are then asked to find solution to such problem. तो इसको बोला जाता है इंसिडेंस मेथड में क्या होगा, जो ट्रेनिंग होंगे पहले तो उनको कुछ नॉलेज फैक्ट्स दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उनको पूछा जाएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता करो। दियर डिसीजन दैट इज सॉल्यूशन आर टेकन अप
for discussion and trainees have to justify their decision. Thus, it involves problem-solving approach and is used for developing decision-making skill in the training. Next है role play methods. Role play. See, it involves the creation of the actual field situation in which the trainee have to play their role pertaining to their work. This involves training through demonstration. It followed by discussion on the behavior of the participants. देखिए बेसिकली रोल प्ले मेथड में क्या होगा, एक प्रकार सा रियल सिचुएशन दे दिया जाएगा और आपको जैसे बता दिया जाएगा कि आप एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ केस हो गया, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एज ए एक्चुअल में बताओ, आप उसको मतलब कि फील करो कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो। तो इस प्रकार से करके आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, पार्टिसिपेटिव डिसीजन है, उसमें कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उनको सबको आपको डिस्कशन करना है, बताना है, जो एक्चुअल, इसको बोला जाता है रोल प्ले मेथड्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स में देखिए, मैनेजमेंट गेम्स हेल्प इन स्क्रूटनाइजिंग द डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स एंड द बिहेवियर इन्वॉल्व देयर इन ऑफ द ट्रेनिंग एंड रिमूव द फ्लॉ थ्रू डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट है सेंसिटिव ट्रेनिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सेंसिटिव ट्रेनिंग या टी टाइप ट्रेनिंग। मतलब आप लोगों को क्रिस एरग्रिस जी का जो मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया था उसमें बताया हूँ सेंसिटिव ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से। फिर से आइए देखते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है। दिस इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड लेटेस्ट टेक्निक्स in the literature of administrative theory. This technique of training was suggested by Chris Ergris for improving the personal effectiveness of employee. It is also known as a T group training. T for training. It aims at conditioning the attitudes of training toward the requisite modes of behavior. देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग होते हैं उनकी एटीट्यूड्स को सेव किया जाता है बाय द ट्रेनिंग्स। इन द वर्ड्स ऑफ AR त्यागी, इन T ग्रुप्स the trainees expose their idiosyncrasies to their fellow trainees who rub these off through mutual interactions. The trainees become conscious of his odd behavior which otherwise would have gone unnoticed and is thus provided an opportunity of self-analysis and self-development. देखिए अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग एजेंसीज इन इंडिया। अब देखिए सब तो हमने क्या क्या ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग के स्टेप क्या होते हैं, ट्रेनिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं, सब हमने पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे ट्रेनिंग एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली कितने ट्रेनिंग एजेंसी है, उनका क्या फंक्शन है, वो कब स्टेबलाइज हुए, उसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। ट्रेनिंग एजेंसीज इन इंडिया। सो अगर ट्रेनिंग एजेंसीज इन इंडिया की बात करें तो जो सबसे पहला टॉप प्रीमियम क्लास का जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मसूरी में है, और मसूरी मतलब कि उत्तराखंड का, उत्तरांचल का एक फेमस हिल स्टेशन है। और इसका स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, 1959 में हुआ था एट मसूरी में, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर उसके बाद 1972 में, इन 1972 में इसका नाम क्या हुआ, चेंज हो गया। उसके बाद इसका नाम पड़ा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग लबासना बोलते हैं, लबासना। और ये किसके अंदर आता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि प्रेजेंटली लबासना जो है। तो आप लोगों को बेसिकली जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का जो टॉपिक है, इसमें हम जो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिकली आप लोग का उसका कब स्टेबलाइज हुआ था, प्रेजेंटली उसका क्या नाम है, और वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो किस सर्वेंट का, मतलब किस सिविल सर्वेंट का वो ट्रेनिंग कराता है। तो इतना हमें जानकारी होना चाहिए मोटी मोटा। तो जैसे हम बात करेंगे नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या है, बहुत पहले का नाम है, जो कि 1959 में क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। और कहाँ पे है, मसूरी में है। फिर 1972 में इसका जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम चेंज होकर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पड़ा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है। और ये क्या करता है, अब इसका फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन देखिए दिया गया है। तो इसकी फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, बेसिकली फाउंडेशन कोर्स, 4 मंथ का फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड कराता है फॉर ऑल द प्रोफेशनल, मतलब कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होंगे, जो सिलेक्टेड होंगे उनके, मतलब सभी को लिए, IAS, IPS, देखिए IAS, IPS, IFS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मतलब जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे और जितने भी ग्रुप ए के, सेंट्रल ग्रुप ए के एम्प्लॉय होंगे, उनको क्या करता है, 4 मंथ का प्रोफेशनल फाउंडेशनल कोर्स प्रोवाइड कराता है। ये तो हो गया 4 मंथ का जो फाउंडेशनल कोर्स फॉर ऑल सिविल सर्वेंट को लिए। उसके बाद क्या कराता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब कि जो कि स्पेसिफिक जॉब सेंट्रिक है।
ओनली वो किसको, आईएएस का जो कि 2 स्पेल्स में होता है, आईएएस का स्पेशली ट्रेनिंग करता है। देखिए जो 4 मंथ फाउंडेशनल के बाद सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सिविल सर्वेंट होंगे, जैसे आईपीएस अपना चला जाएगा सरदार पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, इंडियन फॉरेस्ट वाले अपना चले जाएंगे अलग, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले अपने अलग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, बट जो आईएएस होंगे, आईएएस वो वहीं पे रुके रहेंगे और वो अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग लबासना में लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्या प्रोवाइड कराता है हमारा नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लबासना है इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स फॉर ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज, जो कि ग्रुप ए हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, जो कि इन सर्विस ट्रेनिंग 2 प्रकार का कंडक्ट कराता है। पहला है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 4 वीक्स ड्यूरेशन का, जो कि ऑफिसर जो होंगे सिविल सर्वेंट होंगे 11 से लेकर 16 ईयर्स के जो पुराने ऑफिसर्स होंगे उनके लिए। एंड सेकेंड वन है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 6 वीक ड्यूरेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ 6 to 10 ईयर्स के जो ऑफिसर्स होंगे। एंड अलग है शॉर्ट कोर्स ऑफ 1 वीक to 1 मंथ ड्यूरेशन फॉर सीनियर ऑफिसर्स। तो ये सब तो क्या हुआ, उसके फंक्शन हुए, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है और किसको प्रोवाइड कराता है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लबासना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका पहले तो आप लोग मेन फंक्शन समझिए क्या है। मेन पर्पज़ उसका है कि जो फाउंडेशन कोर्स फॉर ऑल प्रोफेशनल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ आईएएस का, इतना तो आप लोग को आइडिया होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल पुलिस एकेडमी। देखिए नेशनल पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी मतलब कि जहाँ पे हमारे आईपीएस का जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया जाता है उसको बोलते हैं नेशनल पुलिस एकेडमी। तो देखिए जो नेशनल पुलिस एकेडमी कब स्टेबलाइज हुआ था, 1948 में। नेशनल पुलिस एकेडमी 1948 में स्टेबलाइज हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। द सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज वाज सेटअप एट माउंट अबू इन राजस्थान। कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में। और इसको एक क्या है, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, 1948 में सेटअप किया गया था, जिसको बोलते हैं नेशनल पुलिस एकेडमी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी हुई कब, 1975 से लेकर 1977 के बीच। फिर एक क्या हुआ, जो माउंट आबू से शिफ्ट हो गया, कहाँ पे चला गया, हैदराबाद चला गया, हैदराबाद। और इसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम फिर क्या रखा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। और एक किसके रिकमेंडेशन पे हुआ, कोहली कमेटी, जो कि 1966 में अपना रिपोर्ट दिया थे। इसी कोहली कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारा पुलिस एकेडमी बना था। बेसिकली बना क्या, रीनेम्ड हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी रखा गया था 1966 में, जो कोहली कमेटी का रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग में। बाकी स्टेबलाइजमेंट अगर पूछे नेशनल पुलिस एकेडमी का, तो 1948 में हो गया था। कहाँ पे हुआ था, राजस्थान माउंट आबू में। और ये फिर शिफ्ट हो गया था ड्यूरिंग नेशनल इंटरनल इमरजेंसी 1975-1977 के बीच जो थी, वो शिफ्ट होकर हैदराबाद में चला गया और रीनेम्ड हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। और इसका फंक्शन की बात करें तो जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फॉर द आईपीएस प्रोबेशनर के लिए। देन रिफ्रेशर कोर्स फॉर सीनियर आईपीएस, और रिफ्रेशमेंट कोर्स भी जो बताया था हमने, जो आईपीएस होंगे, पुराने आईपीएस होंगे, सीनियर आईपीएस होंगे, उनका रिफ्रेशमेंट कोर्स भी प्रोवाइड कराता है। एंड थर्ड वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन देखिए, इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर स्टेट पुलिस सर्विसेज ऑफिसर ऑन दियर प्रमोशन टू आईपीएस। देखिए प्रमोशन से कुछ वैकेंट पोस्टेड मैंने बताया था प्रमोशन, कुछ तो पोस्ट क्या होंगे डायरेक्ट कम्पिटेटिव एग्जाम से फिल किए जाते हैं, और कुछ पोस्ट क्या होंगे प्रमोशन के थ्रू फिल किए जाते हैं। तो जो हमारे स्टेट कैडर के होंगे सिविल सर्वेंट, जो कि स्टेट पीसीएस के थ्रू लगे होते हैं, उनका क्या होता है प्रमोशन के बाद वो हमारे सेंट्रल कैडर के, मतलब कि नेशनल लेवल में हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा स्टेट का डीएसपी है, डीएसपी वो क्या है, पीसीएस के थ्रू लगता है, वो स्टेट कैडर का होता है। अगर उसका प्रमोशन होते होते क्या होता है, आईपीएस कैडर में पहुंच जाता है। तो आईपीएस कैडर में पहुंचेगा तो इनका भी कोर्स कौन कराता है, नेशनल पुलिस एकेडमी कराता है। तो उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग बोला जाता है। और इंडक्शन ट्रेनिंग में मैंने आप लोग को बता भी दिया था क्या होता है। नेक्स्ट है स्पेशल कोर्सेज टू ट्रेन द ट्रेनर्स इंस्ट्रक्टर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट पुलिस एज वेल एज पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो ट्रेनर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको भी क्या करता है, स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। और देखिए मेन बात जो याद रखने वाली है कि हमारा नेशनल पुलिस एकेडमी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आएगा होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा। और हमारा जो लबासना आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए।
नेक्स्ट है जो हमारा तीसरा है इंस्टीट्यूशन, वो है नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जहाँ पे हमारे IFS नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग पाते हैं, वो है हमारा नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। देखिए इन 1938 द इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड एट देहरादून। देखिए जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जिसको बोला जाता है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, वाज स्टेबलाइज्ड एट देहरादून। देहरादून में स्टेबलाइज हुआ था कब? 1938 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन 1987 इट वाज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। देखिए जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी आएगा, वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। और ये जो फर्स्ट हमारा हुआ था नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी 1938 में स्टेबलाइज हुआ था, कहाँ? देहरादून में, एज ए इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से। फिर इन 1987 में ये रीनेम्ड हुआ, उसका नाम पड़ा इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के सर्वेंट होंगे उनको प्रोफेशनल, मतलब कि प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फॉर IFS प्रोफेशनल। देखिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज को मत समझिएगा, अगर इंडियन फॉरेन सर्विसेज लिखूंगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज को मैं डायरेक्टली IFS लिखूंगा। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ सीनियर IFS ऑफिसर। अब देखिए जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे उनका भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग के मतलब कि जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के जो सर्वेंट होंगे उनका अगर प्रमोशन होता है, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज कैडर में आते हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के जो एम्प्लॉय होते हैं, वो उनका प्रमोशन अगर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में होता है तो उनका भी क्या कराता है? इंडक्शन ट्रेनिंग, इन सर्विंग ट्रेनिंग कराता है अपना नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। नेक्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन का जो मेन पर्पज है वो कराता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज का प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कराता है। तो देखिए इन 1986 The Foreign Service Institute replaced the Indian School of International Studies in New Delhi. It provides the following training courses. देखिए जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट था उसको रिप्लेस किया है 1986 में, और जिसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर IFS प्रोफेशनल्स, रिफ्रेशर कोर्स फॉर सीनियर IFS ऑफिसर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर हेड्स ऑफ मिशंस, प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम फॉर द स्टाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये सब क्या है? फंक्शंस है किसके? फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। इन 1948 द सेंट्रल सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग स्कूल वाज स्टेबलाइज्ड एट दिल्ली। देखिए जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग स्कूल जो कि स्टेबलाइज हुआ था दिल्ली में इन 1948 में। देन इन 1971 इट वाज रीनेम एज द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग ट्रेनिंग कोर्सेज: फाउंडेशनल कोर्स एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर द न्यू इंट्रेंस ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज, CSS। जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज के सारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका क्या करता है? फाउंडेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि दिल्ली में है। रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर सीनियर मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज, स्पेशलाइज इन स्पॉन्सर ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सेक्रेटरिएट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब क्या इसके फंक्शंस है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बारे में बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। IIPA इसको बोलते हैं, IIPA मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारा IIPA का सेटअप हुआ था वो दिल्ली में 1954 में हुआ था, और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PH एप्पलबाई रिपोर्ट ऑफ 1953 ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, जो उन्होंने स्टडीज किया था उसका रिपोर्ट बनाया था, और उसके रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के थ्रू हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली 1954 में स्टेबलाइज हुआ था। इट इज और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज ए क्वासी गवर्नमेंटल बॉडी है। ये क्या है? क्वासी है, फुली गवर्नमेंट है ये, क्वासी है। सो इट इज इंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। सो देखिए फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग रिफ्रेशर कोर्सेज इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, पब्लिकेशन ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जर्नल जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वो करता है।
From 1975 onward, it has been organizing a 9-month advanced professional program in public administration for senior civil servants के लिए, organize short term courses for university teacher in public administration। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए क्या करता है, शॉर्ट टर्म कोर्स भी प्रोवाइड कराता है। द इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंस 1958 वाज एबोलिश्ड इन 1968। देखिए एक फिर हुआ करता था इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट था किसका, आईआईपीए का। कब से, 1958 में, बट क्या हुआ 1968 में एबोलिश्ड हो गया। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। In 1958, the Central Institute of Study and Research in Community Development was established at Hyderabad. In the mid of 1970, it was renamed as the National Institute of Rural Development. It engaged in the following activities. देखिए जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसका पहले जो नाम इन 1958 में जब बना था उसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि हैदराबाद में स्टेबलाइज हुआ था। फिर उसके बाद इन मिड 1917 में इसका नाम बदल के हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो इसका मेन फंक्शन है, देखिए, ऑर्गेनाइजिंग शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्सेज ऑफ 25 डेज ऑफ ऑफिसर्स फॉर ऑफिसर्स हु आर इंगेज इन रूरल डेवलपमेंट। देखिए जो ऑफिसर रूरल डेवलपमेंट में इंगेज होते हैं उनका 25 डेज का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। रिसर्च इन रूरल डेवलपमेंट, पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन रूरल डेवलपमेंट, सारा देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सारा एक्टिविटीज क्या करेगा, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा रूरल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट में रहेगा उसका। नेक्स्ट देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया देखिए इट वाज सेट अप एट हैदराबाद इन 1957 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो बोलते हैं इसके रिकमेंडेशन, देखिए AICTE के रिकमेंडेशन में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया क्या हुआ था, सेटअप हुआ था हैदराबाद में इन 1957 में। इट इज डेवलप ऑन द पैटर्न ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज लोकेटेड एट हेनले ऑन थेम्स। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ हेनले का है जो ब्रिटिश का है, वो उसके क्या हुआ कंसेप्ट में हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज डेवलप हुआ किया गया है। It provides a 4-month training courses for senior administrators drawn from both public and private sectors। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे भी लिखा जाता है ASCI, और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं गवर्नमेंट के एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के, दोनों को क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। दैट इज गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। देखिए सारा सेक्टर है, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। इट इम्पार्ट ट्रेनिंग थ्रू पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स लाइक सिंडिकेट मेथड्स, ग्रुप डिस्कशन एंड सो ऑन। इट इज ऑल्सो इंगेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च। इट इज ऑटोनोमस बॉडी। अब देखिए हमारा ASCI क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। अब देखिए इधर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उनका लिस्ट आपके दिया गया है, उसको आप एक बार जाके गो थ्रू होइए। और ये क्या है, देखिए ये स्किप करने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें बेसिकली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप देखिए कहोगे इतने ज़्यादा है कैसे याद करूंगा, तो बेसिकली देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिटेल में दे दिया गया है। बाकी इधर भी बहुत सारे लिस्ट है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आइडिया रहेगा थोड़ा बहुत। तो जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट एंड फाइनेंस न्यू दिल्ली में है। देखिए अगर न्यू दिल्ली में क्या है, हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, ऐसे कुछ कुछ आइडिया लगाइए। जैसे नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर में है, लाइकवाइज ऐसे ऐसे सारे हैं हमारे इंस्टीट्यूट। सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब तो आप लोग को सबको ही पता है कि प्रमोशन का मतलब होता है कि इंक्रीज होना एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, बेसिकली क्या, रैंक में। तो क्या होता है आपका प्रमोशन। सी WF Willoughby stated that promotion of employee from one position to another probably rank first in importance। मतलब कि बताया गया कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में एम्प्लॉय का बेसिकली क्या, रैंक। सी अकॉर्डिंग टू अर्थर W Proctor, to the employee promotion is direct significance as the reward or possible reward। देखिए अर्थर जी बताया कि एम्प्लॉय के लिए क्या है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है, जैसे कि रिवार्ड
या तो जो पॉसिबल रिवार्ड हो वो होता है। सो एक्चुअल प्रमोशन इज ए रिवार्ड, और बताया जाता है कि एक्चुअल प्रमोशन अगर देखो तो क्या है, रिवार्ड है एक प्रकार से। वाइल द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन इज पॉसिबल रिवार्ड, और अपॉर्चुनिटी माना जाए तो क्या होता है, पॉसिबल रिवार्ड होता है। तो अगर एज ए लेमैन आप लोग समझे तो प्रमोशन क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में बेसिकली क्या, रैंक में क्या हो, बढ़ोतरी हो। देखिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फल्टन कमेटी की रिपोर्ट का, जो कि 1906 से 68 तक आया था। उन्होंने बोला था कि राइट प्रमोशन एट द राइट टाइम इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फुल टैलेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सर्विस। मतलब उन्होंने बताया कि जो प्रमोशन राइट टाइम पे राइट प्रमोशन हो जाए तो क्या होगा, एक इसेंशियल डेवलपिंग होगा किस फुल टैलेंट का, मेन एंड मटेरियल, जो मेन एंड वुमेन का इन सर्विस में। नाउ सी द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। The word promote is derived from the Latin expression promover, which means to move forward। देखिए प्रमोशन क्या है, लैटिन एक्सप्रेशन से डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोमूवर मतलब मूव फॉरवर्ड। According to William G. Torpe, promotion refer to the movement of an employee from one position to another position having a higher grade or higher minimum salary। देखिए यहाँ पे इन्होंने विलियम जी टोरपी जी ने बता दिया कि पोजीशन में तो चेंजेस होता है बेसिकली, किसमें, हायर सैलरी में, हायर पॉसिबल सैलरी में क्या हो, चेंजेस भी होता है। तो आपका क्या होता है, प्रमोशन। सी अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट डिफाइंड प्रमोशन इज एन important from a given position to a position of a higher grades, involving a change of duties to a more difficult type of work and greater responsibility accompanied by change of title and usually in increase in pay। देखिए एल डी वाइट जी ने प्रमोशन का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। उन्होंने बताया कि प्रमोशन क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में बेसिकली क्या होता है, ग्रेड चेंज हो जाता है, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में, और उसमें ग्रेड चेंज होने के बाद क्या होता है, उनकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका भी नेचर चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, हायर एंड ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर हो जाता है, और फॉलोड बाई उसका जो पे स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रमोशन बोलेंगे। नाउ सी द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। फॉलोइंग आर द एलिमेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रमोशन। देखिए प्रमोशन में क्या क्या होता है, बेसिकली उसको डिस्क्राइब किया गया है। See, here we talk about the elements, basically components of the promotion, means that what promotion involves, मीन्स दैट अगर कोई भी व्यक्ति इंप्लॉयमेंट प्रमोट होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, मतलब उसके कंपोनेंट। सो सी फर्स्ट, चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन, मतलब कि फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन पे हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोजीशन हो जाएगा। चेंज ऑफ ड्यूटीज, दैट इज फ्रॉम लेस डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्क टू मोर डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्क। देखिए अगर कोई मान लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे भर्ती हुआ, टेक्निकल असिस्टेंट एक यूपी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट बोला जाता है, फिर उसका प्रमोशन होके कुछ टाइम बाद वो हो जाता है सीनियर एसटीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो देखिए एक क्या हुआ, लोअर पोजीशन हुआ और एसटीए अपर पोजीशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका जॉब का नेचर क्या होगा, थोड़ा सा लोअर टाइप का होगा, पर जब जैसे एसटीए बनेगा वहाँ पे थोड़ा सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ड्यूटीज की, तो उसको बोलते हैं कि चेंज ऑफ ड्यूटीज, दैट इज फ्रॉम लेस डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्क टू मोर डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्क। एंड थर्ड वन इज चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज फ्रॉम लेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अब जैसे जैसे आप प्रमोट होगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जाइए, जैसे कोई क्लर्क है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, जैसे जैसे वो अपने ऑफिस का बड़े बाबू या कुछ भी जो भी कलर का प्रमोशन होता होगा नेक्स्ट पोस्ट पे, उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती होगी। देन चेंज ऑफ टाइटल, दैट इज फ्रॉम लोअर डेजिग्नेशन टू हायर डेजिग्नेशन। जैसे देखिए चेंज ऑफ टाइटल मैंने आपको बताया था ना, टीए टेक्निकल असिस्टेंट टू सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टाइटल चेंज हो गया ना प्रमोशन से, तो ये यही बता रहा है। और देखिए यहाँ पे हाउ यूर फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंगल, प्रमोशन इंप्लाइज फिलिंग ऑफ द वैकेंट हायर पोस्ट विद द सुटेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम विद इन द पब्लिक सर्विस। अब देखिए अगर हम फ्रॉम द प्रमोशन मतलब कि एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है कि कोई भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कोई भी वैकेंट पोस्ट को सुटेबल लोअर पोस्ट के बंदे के द्वारा उसको क्या करना, फिलअप करना, क्या कहा जाता है, प्रमोशन कहा जाता है। In the respect promotion can also be called indirect recruitment or recruitment from within। देखिए प्रमोशन को indirect recruitment भी बोलते हैं।
And demotion is the opposite of promotion. It implies the degradation of an employee from higher position to lower one. In fact, it's the type of penalty imposed on the employee for violation of civil service conduct rule. देखिए डिमोशन मतलब कि क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, कुछ उन्होंने ऐसा किया कि माल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, तो कंडक्ट जो भी कंडक्ट रूल होगा उसको उन्होंने क्या वायलेट किया, तो उनको फिर से टीए बना दिया गया, टेक्निकल असिस्टेंट, तो उसको बोला जाता है डिमोशन। नाउ सी द टाइप ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन के कितने टाइप होते हैं बेसिकली उसको देखेंगे। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रमोशंस। अब देखिए प्रमोशन के 3 टाइप कौन कौन से, देखिए फर्स्ट वन इज प्रमोशन फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड। फ्रॉम फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ जूनियर टाइपिस्ट टू सीनियर टाइपिस्ट। देखिए एक ग्रेड बना होता है, बेसिकली ग्रेड होता है, ग्रेड 1 2 3 ऐसे ग्रेड बटे होते हैं। तो जैसे जूनियर टाइपिस्ट का ग्रेड से बढ़ के वो क्या चला जाएगा, सीनियर टाइपिस्ट हो गया। तो पहले तो प्रमोशन क्या है, ग्रेड में प्रमोशन होना, ये भी एक प्रकार का प्रमोशन हुआ ग्रेड में। देन देखिए सेकंड है प्रमोशन फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास। फॉर एग्जांपल देखिए क्लर्कियल क्लास टू एग्जीक्यूटिव क्लास। अब देखिए एक तो क्लास में चेंज हो जाता है, कोई मान लीजिए क्लर्क की पोस्ट पे भर्ती हुआ और वो सुपरवाइजर या तो मैनेजर पोस्ट पे उसकी क्या हुआ, प्रमोशन हो गया, तो उसको बोलेंगे कि क्लास में, उसके क्लास में क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन इज फ्रॉम लोअर सर्विस टू हायर सर्विस। अब इसका मतलब आप पीसीएस के थ्रू जो एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ प्रमोशन होके आईएएस का मतलब कि आईएएस कैंडिडेट में चले जाते हैं, मतलब कैडर में चले जाते हैं। एसडीएम देखिए कुछ टाइम बाद पोस्टिंग प्रमोशन होके क्या होता है, आईएएस बन जाता है। डीएसपी प्रमोशन होके क्या बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। तो उससे क्या हुआ, उसका सर्विस चेंज हुआ फ्रॉम फॉर इंस्टेंस स्टेट सिविल सर्विस टू आईएएस। देखिए अब प्रमोशन के अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो सर्विस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एडवांसमेंट, ट्रांसफर, रीअसाइनमेंट। अब इसको हम समझेंगे ये सब टर्म क्या है। अगर आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, एचआर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब टर्म का मतलब और इस टर्म का यूटिलाइजेशन कैसे कहाँ होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज होता है, उसको सब आपको पता होना चाहिए। जैसे एडवांसमेंट, ट्रांसफर, रीअसाइनमेंट। सी प्रमोशन इज ए डिफरेंट फ्रॉम एडवांसमेंट, ट्रांसफर एंड रीअसाइनमेंट। सी एडवांसमेंट रिफर टू इंक्रीज इन पे। It does not involve change of duties, responsibility, or title. It is also called administrative promotion. Advancement is of 3 type as mentioned below. देखिए कुछ टाइम क्या होता है आपका पैसे सैलरीज बढ़ते रहते हैं, मतलब कि आपका टाइटल नहीं बढ़ेगा, मतलब आपका क्लास वगैरह नहीं बढ़ेगा कि आप मतलब क्लर्क में हो तो एग्जीक्यूटिव बन गए, वो ऐसा नहीं होगा, बट आपका पैसा इंक्रीज होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं एडवांसमेंट हुआ। अब देखिए एडवांसमेंट के और उसमें क्या होगा, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपका सेम रहेगा, बट पैसे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो उसको बोला जाता है एडवांसमेंट। अब देखिए एडवांसमेंट कितने टाइप के, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, उसको देखिए कौन कौन सा। ऑटोमेटिक एडवांसमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस इन द पोजीशन। देखिए कुछ कुछ क्या होता है कि जैसे क्लर्क, कोई पुराना क्लर्क है मतलब कि होगा, तो उसकी सैलरी आप देखोगे बहुत ज़्यादा होगा, मैनेजर के टाइप का होगा। और कोई नया क्लर्क भर्ती हुआ तो उसका सैलरी बहुत कम होगा, तो इससे क्या होता है कि लेंथ ऑफ टाइम के साथ साथ पैसे बढ़ते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है एडवांसमेंट। इंक्रीमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि इंक्रीमेंट लग गया, तो उसी को बेसिकली बोला जाता है एडवांसमेंट। सेकेंड होता है कंडीशनल एडवांसमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंडीशनल बेस्ड होता है कि अगर और मतलब कि उसको कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसका क्या होगा, क्लास चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो एम्प्लॉय क्या है, क्लर्क लेवल पे टाइपिस्ट है, तो वो टाइपिस्ट ही रहेगा, बट उसका अच्छा काम देख के उसको हम क्या किए, एडवांस कर दिए, उसका इंक्रीमेंट बढ़ा दिए। बेसिकली सब प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको भी बोला जाता है एक टाइप का एडवांसमेंट। एंड थर्ड वन इज सेमी ऑटोमेटिक एडवांसमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस एज वेल एज एफिशिएंसी। अब देखिए इस दोनों का मिक्स है सेमी ऑटोमेटिक एडवांसमेंट सिस्टम। और देखिए ट्रांसफर से तो आप लोग को मतलब है कि पोस्टिंग को बोला जाता है ट्रांसफर, मतलब कि एक प्लेस ऑफ ड्यूटी से दूसरे प्लेस ऑफ ड्यूटीज पे कर दिया जाए, बाकी सब टाइटल ग्रेड पे सब कुछ सेम रहेगा। मतलब कि क्लर्क ए जो क्लर्क है ऑर्गेनाइजेशन ए से ऑर्गेनाइजेशन बी में उसका पोस्टिंग हो गया, एज ए क्लर्क ही हुआ, तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर। Transfer implies change of place of work within the same grade in the same position. In other words, it involves a change of service from one agency to another agency without any changes rank or emoluments. और रीअसाइनमेंट देखिए क्या होता है, रीअसाइनमेंट implies change of work in the same agency within the same grade and same positions. अब देखिए रीअसाइनमेंट मतलब कि मान लीजिए आज आप टाइपिस्ट हो, कल को आपको बोल दिया जाएगा कुछ और आप काम कर लीजिए, मतलब कि कुछ भी ऐसा काम कर दिया जाए कि जिसका ग्रेड पे और सैलरीज वगैरह सब सेम हो, तो उसको बोला जाता है रीअसाइनमेंट। अगर हम बात करें कि एडवांसमेंट, ट्रांसफर एंड
रीअसाइनमेंट। तो क्या है बेसिकली, फंडामेंटली क्या है, प्रमोशन से डिफरेंट है। प्रमोशन में क्या होता है कि जो इंप्लॉय का स्टेटस चेंज हो जाता है, सैलरीज चेंज हो जाता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाता है। बट एडवांसमेंट, ट्रांसफर, रीअसाइनमेंट में क्या होता है, ऐसा चीजें नहीं होता है। नाउ सी द प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन। अगर हम प्रमोशन के प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है, देयर आर 3 प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन। अब देखिए प्रमोशन का प्रिंसिपल क्या है, प्रमोशन कैसे कैसे होता है, तो उसका बेसिकली 3 प्रिंसिपल है। 3 प्रिंसिपल, तो कौन कौन सा प्रिंसिपल है, पहला देखिए, पहला प्रिंसिपल है सीनियरिटी प्रिंसिपल, दूसरा है मेरिट प्रिंसिपल, तीसरा है सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल। तो आई होप इस चीज को एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सीनियरिटी प्रिंसिपल मतलब होता है कि जैसे आप लोग को आप लोग को अगर एग्जाम्पल हम दे के बात करें कि मान लीजिए इम्प्लॉई एक्स है, इम्प्लॉई वाई है, ठीक है। इम्प्लॉई एक्स की सर्विस का जो लेंथ हुआ है मान लीजिए 10 ईयर्स हुआ है, और इम्प्लॉई वाई का 9 ईयर्स हुआ है। और मान लीजिए एक पोस्ट खाली हुआ है, वैकेंट पोस्ट खाली हुआ है, वो ए पोस्ट का खाली हुआ है, और इस ए पोस्ट को फिल करना है थ्रू इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब प्रमोशन से फिल करना है। तो किसका होगा प्रमोशन, एक्स का होगा, तो इसको बोला जाता है सीनियरिटी बेसिस पे, ठीक। तो इसमें देखिए आप लोग को सब पता है, जैसा इसका नाम सजेस्ट है सीनियरिटी, तो यहीं से आप लोग को आइडिया लग गया होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। अब मेरिट प्रिंसिपल क्या है, मेरिट प्रिंसिपल देखा जाएगा उसकी एफिशिएंसी, स्किल, एबिलिटी सब कुछ देखा जाएगा कि जैसे एक्स था, वाई था, यहाँ पे इनकी सर्विस 10 साल हुई थी, इनकी 9 साल हुई, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल वालों को करेंगे, बट ये देखा जाएगा कि दोनों का, दोनों में मेरिट कौन है, मतलब मेरिट अच्छा है किसका, स्किल्ड कौन है, तो उसका होगा, इसको बोलेंगे मेरिट बेस्ड। एंड थर्ड है सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें क्या हुआ कि इसमें मान लीजिए एक्स है, वाई है, इसकी सर्विस 10 साल, इसकी सर्विस 9 साल, और इसमें देखा जाएगा कि मेरिट देखा जाएगा कि दोनों में मेरिट भी और सीनियरिटी भी। मान लीजिए अगर एज ए मेरिट की बात करें, अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट के मान लीजिए हम पॉइंट मान रहे हैं, अगर मेरिट में पॉइंट दिया जाए तो वाई को अगर मान लीजिए 12 पॉइंट मिल रहे हैं मेरिट में, और एक्स को क्या मिल रहे हैं, 11 ही पॉइंट मिले हैं मेरिट में, मतलब स्किल में, एबिलिटी में, बट फिर भी प्रमोशन किसका होगा, एक्स का होगा। क्यों, क्योंकि ये है सीनियरिटी कम मेरिट, सीनियरिटी कम मेरिट देखा गया यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साउंड प्रमोशन सिस्टम। साउंड प्रमोशन सिस्टम का मतलब देखिए है वही प्रमोशन सिस्टम, बट अगर साउंड बोल दिया तो इसका मतलब होता है प्रॉपर, प्रॉपर तरीके से प्रमोशन होना। तो साउंड मतलब होता है कि प्रॉपर, मतलब प्रमोशन होगा प्रॉपर तरीके से होगा, उसको बोला जाता है साउंड प्रमोशन सिस्टम। सी WF बिलो बी लेट डाउन द फॉलोइंग इसेंशियल्स ऑफ साउंड, मतलब प्रॉपर प्रमोशन सिस्टम का कि फॉलोइंग इसेंशियल्स होते हैं साउंड प्रमोशन सिस्टम में, जो कि ये हैं, जैसे कि एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन सेटिंग, फोर्थ द ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। मीन्स दैट कि कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, सेट किए जाएंगे, जिसमें ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस होंगे फॉर द गवर्नमेंट सर्विस के लिए, प्रमोशन में जो होगा। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पोजीशन इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस, सीरीज, ग्रेड्स एंड सर्विसेज में होंगे। लाइकवाइज इसमें कुछ देखिए दिया गया है कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारे प्रमोशन हो रहा है उनमें जो सर्विसेज है उनको क्लास में, ग्रेड में और सीरीज में डिवाइड होने चाहिए। द इंक्लूजन विद इन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन एक्सेप्ट दोज हैविंग पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, मतलब कि सारे हायर जो पोस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होते हैं, उनमें होना चाहिए क्लासिफिकेशन, ना कि कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर वाला होना चाहिए। द एडॉप्शन एज पॉसिबल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द फिलिंग ऑफ हायर पोस्ट, और जो प्रमोशन होगा साउंड प्रमोशन सिस्टम वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड द एडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट इन डिटरमाइनिंग द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज, और मेरिट जो कि मेरिट होना चाहिए जो डिटरमाइन करेगा एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए। तो ये सब क्या है, साउंड प्रमोशन के इसेंशियल्स है। नाउ सी प्रमोशन इन इंडिया। अब इंडिया में कौन सा प्रमोशन प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है, इंडिया में कैसे प्रमोशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक। अभी तो हमने जनरल पढ़ा, यूनिवर्सल प्रमोशन सिस्टम पढ़ा, अब पढ़ेंगे इंडियन के कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में। सी द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड विद रिगार्ड टू द प्रमोशन सिस्टम इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री देखिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं प्रमोशन से लेके, उसको हम लोग देखते हैं पहले। सो फर्स्ट पॉइंट इज द सीनियरिटी कम मेरिट इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। All the reforms committee and commissions, including the Central Pay Commission, have recommended the adoption of this principle for determining promotion। देखिए जो पहला पॉइंट बताया गया है कि इंडिया के प्रमोशन के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ की बहुत सारे जो कमिटीज एंड कमीशंस
जो कि जिसमें सेंट्रल पे कमीशन भी है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि अडॉप्शन ऑफ सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल को क्या किया जाए, प्रीफर किया जाए। एंड सेकेंड पॉइंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न इज द प्रमोशन मेकिंग अथॉरिटी। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, जिस हेड मतलब जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होगा जिसका प्रमोशन होना है, उस हेड उसका हेड होगा, वो क्या होगा, अथॉरिटी होगा, प्रमोशन मेकिंग अथॉरिटी उसको होगा। हाउएवर प्रमोशन टू हायर पोस्ट आर मेड इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। और बताया जाए कि अगर प्रमोशन हायर पोस्ट पे किया जा रहा है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसर्न में किया जाएगा। Departmental promotion committee or board are set up for the purpose of selecting the candidates for promotion at the departmental level। एंड देखिए, अगर कोई डिपार्टमेंटल लेवल पे प्रमोशन किया जा रहा है तो एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड कमिटी गठित किया जाएगा जो कि प्रमोशन का काम करेगा। The All India Services Act of 1951 specifies that the senior post not exceeding 13.5% in the Indian Administrative Services IAS, Indian Police Services IPS and Indian Forest Services IPS are required to be filled by the promotion of officer employed in the state services। देखिए, इसका जो इस पैसेज का मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, मतलब कि IAS लेवल की, IAS IPS IFS, इसमें बताया गया है कि 30 पॉइंट इतना, मतलब कि 30 एंड इसका अगर आप करेंगे तो आएगा 33.3%। मतलब कि बताया गया कि 33.3% पोस्ट क्या होंगे, प्रमोशन से फिल होंगे। किसमें, IAS IPS, ये सारे जो पोस्ट होते हैं ना बड़े बड़े सिविल सर्विसेज वाले, ये वाले पोस्ट क्या होंगे, जो स्टेट कैडर के होंगे, जो स्टेट कैडर मतलब कि स्टेट PCS के जो सर्वेंट होंगे उनको प्रमोट करके हमें IAS IPS IFS कैडर में लाना है। कंपलसरी है। किसके द्वारा कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 के द्वारा। Such promotion are made on the recommendation of selection committee constituted for this purpose in each state। Such a committee is presided over by the chairman or a member of UPSC। अब देखिए, इसके लिए कमिटी बैठा जाएगा और उसको बोलेंगे सिलेक्शन कमिटी, और उसका चेयरमैन कौन होगा, UPSC का जो चेयरमैन होगा वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विद द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। देखिए, पहले क्या होता था कि एक सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता था जिसमें एम्प्लॉय के स्किल के बारे में, उसके एफिशिएंसी के बारे में रिपोर्ट बनाया जाता था। तो उसको जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया का है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को रिप्लेस किया जाए किससे, सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट से, फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन के पर्पज के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एम्प्लॉय आर रेटेड अंडर द फॉलोइंग 5 कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशंस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बेसिकली एम्प्लॉय का बात करें, सिविल सर्वेंट का रेटिंग दिया जाएगा कि उनको रेट किया जाएगा बेसिकली कि किस कैटेगरी में वो है, तो उस हिसाब से उनका प्रमोशन होगा। देखिए, उनको बेसिकली 5 कैटेगरी में रेट किया जाता है। पहले जो होंगे, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, इंडिफरेंट, पुअर। तो ये क्या है, रेटिंग है। देखिए, 5 रेटिंग दिया जाएगा एम्प्लॉय को और इसी बेसिस पे क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो जिस एम्प्लॉय को आउटस्टैंडिंग रेटिंग दिया जाएगा वही एम्प्लॉय क्या होगा, सबसे पहले प्रमोट होगा, देन वेरी गुड वाला, देन सेटिस्फैक्टरी वाला, देन इंडिफरेंट वाला, और पुअर वाले को नहीं किया जाएगा प्रमोट। An employee who is appointed through promotion cannot be removed or dismissed by any authority which is subordinate to the authority by which he was appointed or promoted। That is Article 311 of the Constitution। देखिए, बोला जा रहा है कि आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और आर्टिकल 311 में दिया गया है कि अगर कोई भी अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए UPSC या कोई भी अथॉरिटी, सिलेक्टिंग प्रमोटिंग अथॉरिटी किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रही है, तो क्या होगा, उस अथॉरिटी से लोअर कोई भी अगर है अथॉरिटी या कोई भी ऑफिशियल है, उसको डिसमिस नहीं कर सकता। द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी वाज एक्सेप्टेड फर्स्ट इन इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1669। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 sanctified it। द ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861 मेड अलाउंसेस फॉर मेरिट प्रिंसिपल ऑल्सो। देखिए, फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल होगी वो फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया था, कितने में, 1669 में। एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 सैंक्टिफाइड इट।
And the ICS Indian Civil Services Act of 1861 also made allowances for the merit principles. तो ये तो रहा हमारा प्रमोशन के बारे में। अब देखते हैं पे एंड सर्विस कंडीशन। पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के क्या पे है, अलाउंसेस है, उनके क्या सर्विस कंडीशन है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए पे एंड सर्विस कंडीशन की अगर बात करें तो पे क्या होता है। देखिए पे मतलब किसी भी एम्प्लॉय का कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होता है। कंडीशन ऑफ सर्विस ये होगा कि उसको पे मिलना चाहिए, अलाउंसेस पे मतलब सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस मिलना चाहिए, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट होना चाहिए, लीव होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, टेन्योर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होना चाहिए, और ट्रांसफर चीज़ें होनी चाहिए, डिपुटेशन होना चाहिए। डिपुटेशन मतलब कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में टेम्प्रोरी बेस पे जाते हैं ड्यूटी करने। वेरियस टाइप ऑफ राइट्स होने चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शंस होने चाहिए, हॉलीडे मिलने चाहिए, आवर्स ऑफ वर्क होने चाहिए, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट होने चाहिए लाइक पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड सो ऑन, ये सब होने चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। उसको ये सब मतलब कि अगर हम पूछे कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके सर्विस कंडीशन क्या क्या है, सर्विस कंडीशन ये होगा कि वो उसको पे मिलना चाहिए, अलाउंसेस, ये सब क्या है उससे सर्विस कंडीशंस है। तो देखते हैं एक करके क्या क्या सर्विस कंडीशंस है। पहला है पे, जिसको कंपेंसेशन बोलते हैं, कंपेंसेशन भी बोलते हैं, उसको और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कंपेंसेशन और रिम्यूनरेशन इसको बोलते हैं। पे इज आल्सो नोन एज सैलरी। सैलरी देखिए, सैलरी, कंपनसेशन, पे, रिम्यूनरेशन सब एक ही चीज हुआ। ए साउंड एंड एडिक्वेट कंपनसेशन प्लान इज वेरी एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग of the civil services in modern state. However, there is no single principle which determine the fixation of the pay scales of the civil servant. In fact, various principles are considered while fixing the salary scales. देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि पे मतलब कंपनसेशन का मतलब पे मतलब कि सैलरी मतलब कि रिम्यूनरेशन, उसको और जो भी सिनोनिम्स है उसको आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्वेंट के, जो उनका सैलरी फिक्स करने के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये देखिए सिविल सर्वेंट की जो सैलरी फिक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि उनको देखा जाएगा कि कौन से काम में है, कौन से ग्रेड पे है, तो उसके लिए उनकी सैलरी फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट है पार्टीज विथ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। देखिए अब बोला जाए कि पेरिटी विथ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। पेरिटी मतलब कि कंपेयर किया जाएगा कि मतलब कि हमारे जो सिविल सर्वेंट है उनकी सैलरी इक्वल पोस्ट के मतलब इक्वल काम जो कर रहे होंगे आउटसाइड में, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनसे क्या होगा कंपेयर किया जाएगा, फिर उनकी सैलरी क्या की जाएगी, फिक्स की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसको बोले जाएंगे पैरिटी विद आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग का बोला जाता है कि तुम्हें जो सैलरी दी जा रही है वो क्या होनी चाहिए कि एडिक्वेट होने चाहिए और जस्ट होने चाहिए, मतलब कि बहुत ही ऐसा भी ज़्यादा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होनी चाहिए कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से जी ले रहे हैं, बस इतना है। तो इसको बोला जाएगा द सैलरी पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट बी बोथ एडिक्वेट एंड जस्ट। एडिक्वेट भी होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, एडिक्वेट से जस्ट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। देन है इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ, देखिए एक अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी फिक्स किया जाता है तो उसमें जो हमारे कंट्रीज की इनकम पर कैपिटा होती है उसको अभी कंसिडरेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री वाइल फिक्सिंग द सैलरीज ऑफ सिविल सर्वेंट। देन आता है हमारा स्टेट एज द मॉडल एम्प्लॉयर। देखिए स्टेट एज अ मॉडल एम्प्लॉयर, देखिए इसका मतलब होता है कि हमारा जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनका एक सैलरी होनी चाहिए कि वो एक जो मॉडल बने, मतलब कि रोल मॉडल बने उनकी सैलरी प्राइवेट के लिए, मतलब अदर सोसाइटीज में, प्राइवेट में उनके लिए। तो इसमें देखिए इसके लिए एक हमारा टॉमलिन कमेटी गठित किया गया था, टॉमलिन रॉयल कमीशन, जो कि 1929 में अपॉइंट हुआ था और वो अपना रिपोर्ट 1931 में दिया था। तो उन्होंने मॉडल एम्प्लॉयर टर्म को बताया कि मॉडल एम्प्लॉयर क्या होता है। उन्होंने बताया कि मॉडल एम्प्लॉयर वो होता है कि जैसे सोसाइटीज में देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट बताए मॉडल एम्प्लॉयर को लेके। एनी एम्प्लॉयर हु इज हेड ऑफ द अदर एम्प्लॉयर इन द सोसाइटी इन द मैटर ऑफ पे एंड कंडीशन, उसको बोला जाता है मॉडल एम्प्लॉयर। मॉडल एम्प्लॉयर मतलब कि जैसे कोई भी सोसाइटीज में है, कोई भी एक एम्प्लॉय से आगे पे के मैटर में, तो सैलरीज के मैटर में अगर वो आगे है तो उसको बोला जाएगा एम्प्लॉयर, मॉडल एम्प्लॉयर, तो उसको बोला जाएगा। एंड द स्टेट शुड बी, और बोला गया कि जो स्टेट होगा, हमारा स्टेट होगा, वो क्या होगा, शुड बी अहेड होगा, इन फ्रंट रैंक में होगा, ना कि उसके आगे आगे भागे, मतलब कि सैलरी उसका भागना नहीं चाहिए, जस्ट फ्रंट रैंक में होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इस टाइप से आप समझ सकते हो। एंड इट ओनली एम्फेसाइजेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स एम्प्लॉय एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। तो ये मतलब रहा हमारा स्टेट एज अ मॉडल एम्प्लॉयर।
नेक्स्ट हमारा है मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उतना ही देना चाहिए जितना का मतलब उनका काम होता है, और जितने सो क्या हो, एफिशिएंटली काम कर सके। देखिए, द पे स्केल्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी सो डिजाइंड एज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एफिशिएंट स्टाफ विथ रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटीज। मतलब कि बताया गया कि जो उनकी क्वालिटीज होती है, जो उनकी एबिलिटीज होती है, क्वालिफिकेशन होती है, उतना ही होना चाहिए क्या, सैलरी, ताकि उनको अपने क्वालिफिकेशन, अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट कर सके। तो इसके रिगार्डिंग में देखिए, एंडरसन कमिटी बनी थी, एक है जो कि 1923 में बनी थी, ऑन द पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टेट सर्वेंट इन ब्रिटेन एम्फेसाइजेड दिस प्रिंसिपल। जो एंडरसन कमिटी क्या हुआ था, इसको मेंटेनेंस एंड ऑफ एफिशिएंसी जो प्रिंसिपल है उसको एम्फेसाइज किया था। तो इसमें जो आपको राइट डाउन करने वाली बात है वो है कि एंडरसन कमिटी का डेट 1923, और देखिए एक है इस्लिंगटन कमिटी 1912 में। ये भी देखिए, इस्लिंगटन कमिटी भी क्या किया थी इन इंडिया। देखिए, इस्लिंगटन कमिटी इंडिया के लिए बना गया था, और जो एंडरसन कमिटी होता है ब्रिटेन के लिए। और चीजें इन्होंने क्या किया था, पे के लिए जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके पे के रिगार्डिंग ये अपने स्टडीज किए थे। तो इनका बेसिकली आपको ध्यान रखना है डेट। Now, there are other principles also while fixing the pay and service condition of the employee. See, apart from the above principle, the following factors also taken into consideration while fixing the pay scale. So, social consideration, that is the disparities between the highest and lowest salaries should be minimum होनी चाहिए। देखिए कि जो मतलब कि हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी है, तो उनके बीच जो डिस्पैरिटीज है मिनिमम होनी चाहिए। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रोफेस्ड एंड प्रैक्टिसाइज बाई इट। लेजिस्लेशन लाइक मिनिमम वेज एक्ट होनी चाहिए। द रिस्की एंड हैजार्डस नेचर ऑफ द जॉब का भी ध्यान देना चाहिए। द एम्प्लॉइज यूनियन विच प्रेशराइजेस द गवर्नमेंट थ्रू दियर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये सब क्या है, आपके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं वाइल फिक्सिंग द पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है 7.1 में, जिसमें पे कमीशन अपॉइंटेड सो फार इन इंडिया। इंडिया में जो अब तक पे कमीशन अपॉइंटेड किए गए हैं, उनके यहाँ पे नाम है, किस ईयर में अपॉइंट हुए थे, वो अपना रिपोर्ट कब पब्लिश किए थे, और उन पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे वो दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से बेसिकली रैंडम उठा देता है कि जैसे 5th पे कमीशन का रिपोर्ट कब टाइटल पब्लिश हुआ था, उसके चेयरमैन कौन थे, ऐसे पूछ देगा। तो आप लोगों को देखिए, अब तक के जितने भी पे कमीशन बने हैं उनका डेट याद करना है। देखिए, बहुत बुक पहले की है, तो यहाँ पे अभी 6 पे कमीशन तक ही बना है। बाकी वैसे तो हम देख रहे हैं 7th पे 8 तक हो गया है, 8 पे का अभी बना है, इसका रिपोर्ट अभी नहीं आया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है 8 पे कमीशन तक कि 8 पे कमीशन कब देखिए, 8 पे कमीशन तो अपॉइंट हुआ है अभी रिसेंट में, बट उसने अपना रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं किया है, और उसके चेयरमैन वगैरह आप लोग गूगल से कर लीजिएगा। तो ये है जैसे फर्स्ट पे कमीशन 1946 में अपॉइंट हुआ था, और अपना रिपोर्ट 1 साल बाद 1947 में पब्लिश कर दिया था, और उसके जो चेयरमैन थे वो श्रीनिवास वरदाचार्य थे। लाइक सेकंड पे कमीशन 1957 में 2 साल बाद 1959 में अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसके थे चेयरमैन जगन्नाथ दास। लाइक दिस अपना आपको याद करना पड़ेगा भाई। देखिए, फैक्ट है, इसको डेटा है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। नाउ सी, देखिए पे तो हो गया, पे के अलावा हमारे कुछ सिविल सर्वेंट के अलाउंसेस मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। अलाउंस क्या होता है कि अदर देन सैलरी, मतलब अदर देन पे, जो बेसिक सैलरी होता है उसके अदर देन में जो पैसे मिलते हैं उसको बोला जाता है पे। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पे गवर्नमेंट सर्वेंट आर इंटाइटल टू रिसीव मेनी टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, दीज आर एक्सप्लेन्ड बिलो। देखिए, पहली अलाउंस की बात करें तो उसको बोला जाता है डीए। आप लोग को सबको पता है डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता होता है। तो ये मिलता है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये क्या है, इट इज ग्रांटेड टू कंपनसेट द इंक्रीज इन प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि एचआरए जिसको बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। इट इज ग्रांटेड टू कंपनसेट फॉर द राइजिंग रेंट ऑफ द हाउस इन द सिटीज। जो हमारे इंप्लॉयज होंगे सिटीज में हाउस लेते हैं रेंट पे, उसके लिए दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस। देन है हमारा कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस। कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस क्या होता है, इट इज ग्रांटेड टू मीट द नेसेसिटी ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ बिग सिटीज। देखिए, बिग सिटीज में जो एवरीडे लाइफ के जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। देन हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब कि जहाँ रहते हैं हाउस से लेके उनके वर्किंग प्लेस के बीच अगर उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है उसको वो एक अलाउंस के रूप में दिया जाता है। देन है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस में देखिए, इट इज ग्रांटेड टू मीट डेली एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बोर्डिंग, लॉजिंग,
एंड सन्डरी आइटम्स वाइल टू ऑन टूर, ये सब देखिए अलाउंसेज हैं। कन्वे अलाउंस मतलब इट इज़ provided to an employee who is required to travel extensively at or within a shorter distance from his headquarter but cannot claim traveling allowance। देखिए कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, जो ट्रेवलिंग टीए जिनको नहीं मिलता वो क्या करेंगे, अगर खुद से पैसे से क्या होंगे ट्रेवल करेंगे, अपनी ड्यूटी वाला काम पूरा करेंगे तो उसको क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, तो उसको बोला जाता है कन्वेंस अलाउंस। देन है लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। देखिए क्या होता है LTC, एनी एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस इज एलिजिबल फॉर LTC। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि LTC किसको मिलेगा, जो एम्प्लॉय 1 साल अपना कंप्लीट कर देता है उसको वो एलिजिबल होता है LTC के लिए। एंड इट इज़ ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू इनेबल हिम और हिज फैमिली मेंबर टू विजिट हिज और दियर होम टाउन वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स। फर्दर LTC टू एनी प्लेस इन इंडिया इज एडमिसिबल इन लीव ऑफ वन ऑफ द टू जर्नी टू होम टाउन इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। देखिए अगर सिंपल बात में बताया तो LTC होता है कि जैसे आप अपने ड्यूटी से घर पे जा रहे हो तो उसके लिए जो ट्रेवल अलाउंस होता है और ये 2 साल में एक बार दिया जाता है, उसको बोला जाता है LTC। नेक्स्ट है मेडिकल एड, द गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली मेंबर आर इंटाइटल फॉर फ्री चार्ज मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट भी मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, अगर यूनिफॉर्म वाली नौकरी है तो कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है। अदर अलाउंसेस भी बहुत सारे हैं, तो ये सब क्या है अलाउंसेस मिलते हैं। अब देखिए लीव बेनिफिट भी मिलता है। देखिए लीव बेनिफिट जो होता है, जो हमारे मतलब कि इंडिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको लीव बेनिफिट दिया जाता है, बट लीव बेनिफिट को क्लेम कैन नॉट क्लेम एज अ राइट, वो अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, वो एज ए प्रिविलेज है। लीव क्या है, एक प्रिविलेज है, उसको आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। जो हमारी लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो लीव देने वाली, लीव अप्रूव करने वाली अथॉरिटी है, वो लीव को कैंसिल भी कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, ड्यूटी रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, तो आप एज ए उसको राइट कंप्लेन नहीं कर पाओगे। तो देखिए हमारे इंडिया में जो वर्कर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको डिफरेंट टाइप के लीव मिलते हैं, जिनमें होता है कैजुअल लीव, अर्नड लीव जिसको EL बोलते हैं, जिसको एनुअल बोलते हैं डिफेंस में, और नॉर्मल में EL बोलते हैं, अर्नड लीव, एंड हाफ पे लीव, स्टडी लीव, तो ये सब सारे, और मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, अदर्स लीव, ये सब क्या है लीव बेनिफिट्स है हमारे इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नाउ सी द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अब जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाता है। जैसे कि अगर हम डिफेंस की बात करें तो वहाँ पे डिफेंस पर्सनल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बस इन्हीं 3 सेनाओं में डिफेंस पेंशन अभी बाकी है, मतलब मिलता है, तो इनको बोला जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स बोलते हैं इसको। और देखिए FD प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुइटी दिया जाता है, ये सब क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। देखिए पेंशन सिस्टम क्या होता है, पेंशन सिस्टम में जैसे प्रति महीने, एवरी महीने एक सैलरी के टाइप में दिया जाएगा फंड्स, उसको बोलते हैं पेंशन। तो देर आर मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ पेंशन है, उसको आप लोग अगर एक बार देखना चाहते हैं तो बुक से देख सकते हैं, नहीं तो बाकी सब चीज़ से आपको देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएगा। एंड प्रोविडेंट फंड होता है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज पेड टू द एम्प्लॉय इन लमसम एट वन इंस्टेंस। ग्रेचुइटी मिलता है, ग्रेचुइटी इट इज पेड टू अ पब्लिक सर्वेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन लमसम एट वंस। इट इज अ वेरियस काइंड लाइक सर्विस ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी एंड सो ऑन। लीव इनकेसमेंट, जो अगर कुछ लीव क्या होता है अपने इनकेस कर लेते हैं, उनको जो मतलब कि लीव नहीं लेते उसको इनकेस कर देते हैं, तो उसका भी पैसा मिलता है। इंश्योरेंस बेनिफिट, तो ये सब क्या है बेनिफिट्स हैं हमारे सिविल मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिविल सर्वेंट है, उनको मिलता है। नाउ सी द राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट, अब हमारे जो इंडिया में है सिविल सर्वेंट है उनके क्या क्या राइट्स है उसको अब हम देखते हैं एक एक करके। सी राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लेक्चर देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, तो हम इसको पार्ट वाइज में कर देंगे ताकि आप लोग भी बोर फील ना हो और आपको भी टाइम थोड़ा सा मिल जाए, ताकि आप लोग भी नोट्स बना सके और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर सके वीडियो लेक्चर के इंटरवल में। तो अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए और एक बार 2 बार वीडियो को देखो, और बुक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर के साथ साथ बुक भी प्रिफर करो। देखिए मैं एज ए एजुकेटर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, और मैं रियल में स्टूडेंट ही हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसा नहीं समझो, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कि देखिए वीडियो लेक्चर तो कितना भी है वो आपको हेल्प करेगा, बट उसके साथ साथ बुक प्रिफर करना, सेल्फ स्टडीज और
चीज़ें अपने से आप थोड़ा सा ट्राई करो, रिसर्च करो, गूगल्स में जाओ, चीज़ों को जो कुछ भी पॉइंट हो उसको थोड़ा गूगल करो, उसके बारे में डीप में जानो। ये सब चीज़ें आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग देखिए, आप आईआईटी, नीट, जेई इस सब के फील्ड में नहीं हो, वनडे एग्जाम के फील्ड में नहीं हो कि आपको एक चीज़ें बताया गया वही आएगा, फार्मूला है, उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। आप लोग टीचिंग फील्ड में हो और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में हो, तो उसमें क्या होगा, अगर आपकी क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए कि आप खुद से किसी भी टॉपिक पे इतना ज़्यादा रिसर्च कर सके कि किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़े। बट इनिशियल फेज में, ताकि आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी आपकी इन्हेंसमेंट, आपका थोड़ा सा नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए लेक्चर जरूरी होता है। तो इनिशियल फेज में जो रिक्वायरमेंट है जितना, उतना हम आपको बता रहे हैं। बट बाकी डीप में और अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को लिए जरूरी है कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक को प्रिफर करो और अच्छे से टाइमली पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार। और एक ही बुक नहीं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 2 3 4 बुक, जो भी अवेलेबल बुक मैंने गाइडलाइंस में दिए हैं, वीडियो लेक्चर में बताए हैं, बेस्ट बुक सीरीज दिए हैं, उसको प्रिफर करो और उस सारा कंटेंट आप लोग पढ़ो, अच्छे से समझो। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सो अभी के लिए थैंक यू।